नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कि है क्लोज टेस्ट के बारे में, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो ये किताब का कवर है, ये किरण पब्लिकेशन है और यही मेरे हाथ में भी है। ये किताब मेरे हाथ में है जिसको किरण पब्लिकेशन की किताब कहा जाता है। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं कंपटीशन में, मैं उनको बता दूं कि ये किताब में किरण पब्लिकेशन कहा जाता है इसको, और इस किताब में एसएससी में आए हुए अभी तक के लगभग सभी क्वेश्चंस हैं और इसी किताब से हमने कॉमन एरर्स भी करनी स्टार्ट कर दी हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक सेशन भी हम ले आए हैं। ये सेशन में हम क्लोज टेस्ट पर बात करेंगे। ये सामने आपके जो है पहला क्लोज टेस्ट लिखा जाएगा और उसको सोल्व कराया जाएगा लॉजिकल वे में, मीनिंगफुल वे में। क्लोज टेस्ट शुरू करने से पहले ये किरण पब्लिकेशन से ही हमने लिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का कलेक्शन होती है किरण पब्लिकेशन की बुक। क्लोज टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए, जो क्लोज टेस्ट होता है वो एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ब्लैंक्स को छोड़ दिया जाता है फिल करने के लिए, और उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। आप उस पैसेज को, उस कॉम्प्रिहेंशन को कितना कॉम्प्रिहेंड करते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। तो अगर आपके सामने कोई भी कॉम्प्रिहेंशन है तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए दिया गया है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली। तो कॉम्प्रिहेंड से ही बना है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको कोई दिया गया है तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ही दिया गया है। तो ये जो आपके सामने क्लोज टेस्ट आते हैं, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर एक आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट है, जो पहला क्लोज टेस्ट है एसएससी की ये किरण पब्लिकेशन बुक का जो पहला क्लोज टेस्ट है, वो ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो आपके सामने जो भी कॉम्प्रिहेंशन लिखा जाता है उसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं और आपको ब्लैंक्स फिल करने होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में दो चीज़ों की होती है। एक तो होती है सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, जिसको हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंटैक्टिकल एनालिसिस। दूसरा होता है मीनिंग, कि जिस स्ट्रक्चर को, जिस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को हमने फॉलो किया है, शब्दों के जिस अरेंजमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में अपने, उससे ओवरऑल क्या मीनिंग निकल के आया। तो ये कॉम्प्रिहेंशन, ये इसको क्लोज कुछ भी कह लीजिए आप, इस क्लोज में आए हुए ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमें सिंटैक्स और सिमेंटिक्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा केवल इसमें ही नहीं है, सभी जगह है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऐसा है कि हमें सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, यानी कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर, ग्रामर की स्ट्रक्चर और उन शब्दों के अरेंजमेंट से जो मीनिंग निकल के आ रहा है, उस मीनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि अगर आप क्लोज टेस्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं या क्लोज टेस्ट को अपने क्लोज टेस्ट के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप कोई भी इंग्लिश की छोटी मोटी किताब उठा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। और ऐसी सिचुएशन में मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी की किताबें, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने से एक तीर दो निशाना हो जाता है। वो कैसे? आपने मान लीजिए कि आपने छठी क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स ले ली। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आपने छठी क्लास की एनसीईआरटी की किताबें ले ली। छठी क्लास की एनसीईआरटी की किताब ले ली आपने, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की ले ली, ज्योग्राफी की ले ली, छठी क्लास की ले ली। 3 या 4 किताबें आएंगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तीनों की ले ली। आपने उनको पढ़ा, तो उनको पढ़ने से आपके एक तीर दो निशाने ऐसे हो जाते हैं कि एक तो आपकी जीके इंप्रूव होगी, क्योंकि जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप देने वाले हैं उनमें जीके भी आती है। जीके का भी एक अच्छा खासा रोल है, एक अच्छी खासी भूमिका है जीके की। तो आपकी एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी जीके भी हो जाती है। और चूंकि आप उन एनसीईआरटी की किताबों को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में लिखी हुई किताबें मंगानी है, हिंदी में नहीं, तो इंग्लिश में लिखी हुई किताबें जो आपने एनसीईआरटी की मंगाई है, तो चूंकि आप उनको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, रोजाना आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटा, जितना भी समय आप निकाल पाए उतने समय में पढ़िए। तो उन्हें उस इंग्लिश को पढ़ने से आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, वो भी इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन आपके एसएससी में आते हैं, 2 या 3 जितने भी होते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक पैसेज को, एक पैराग्राफ को तेजी से पढ़ना
और तेजी से पढ़ने के साथ साथ उसे समझना, और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को कम से कम 2-4 मिनट के लिए तो दिमाग में रिटेन करना ही होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंशन को तेजी से पढ़ना, उसे तेजी से समझना, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको 2-4-5 मिनट के लिए दिमाग में रिटेन करना, रखना, ताकि उससे आए हुए रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सको। यही कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है। तो अगर आप ये करते हैं, अगर आप एनसीईआरटी की पहले 6ठी क्लास की मंगा लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की मंगा लीजिए, धीरे धीरे आराम आराम से उसको पढ़िए, समय निकाल कर आधे पौन घंटा उसको दीजिए। फिर 6ठी की ख़त्म कर दोगे तो 7वीं की मंगा लो, फिर 7वीं ख़त्म कर दोगे तो 8वीं की, फिर 9वीं की मंगा लो, फिर 10वीं की मंगा लो। हो गई आपकी जीके और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव हो गई। तो धीरे धीरे ये करते रहिए। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगर आपकी इंप्रूव हो जाती हैं तो उसका फ़ायदा आपको क्लोज टेस्ट में भी मिलता है, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो आपका हो रहा है वो कोई लिखा हुआ एक सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स उसने चेक करनी थी तो वो उसने कॉमन एरर में कर ली, वो इसने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कर ली। एग्जामिनर को अगर आपकी प्योरली कंप्लीटली ग्रामेटिकल स्किल्स अगर चेक करनी थी तो ग्रामेटिकल या ग्रामर की स्किल्स उसने कॉमन एरर में और क्लोज सेंटेंस इंप्रूवमेंट में चेक कर ली। क्लोज टेस्ट दिया है उसने कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या हैं, और आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश की लैंग्वेज को आप जितना समझते हैं उसको आप किसी कॉम्प्रिहेंशन में, किसी सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 2, 4, 3 तीनों ऑप्शन सही होते हैं, 2 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में, इस पूरे कंटेक्स्ट में केवल एक ही ऑप्शन लगाया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि सेंटेंस में आप अगर केवल उस सेंटेंस को पढ़ा जाए उस पैसेज से अलग रखकर, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन भी आ जाएगा, ये ऑप्शन भी आ जाएगा, दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन जब उस सेंटेंस को इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे पैराग्राफ में, कॉम्प्रिहेंशन में रख के देखोगे तो क्लियर होगा कि नहीं, जिस मीनिंग को या जिस कंटेक्स्ट के साथ बात को कहा जा रहा है एक ही ऑप्शन होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट दोनों में ही आपको जो है हेल्प मिलेगी अगर आप एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की या 7वीं क्लास की बुक्स, इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स मंगा लेते हैं और उनको धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो फिलहाल मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ। मैं तो आपको बताऊंगा ही कि किस तरह से क्लोज टेस्ट को कम से कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। तो ये आपके सामने पहला क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं बीच में बताता रहूँगा। जैसे जैसे हम आगे हमारी जर्नी में, हमारे सेशन में आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारी बातें जो है निकल के सामने आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के सामने आएंगी, तो मैं उसी समय आपको बताऊंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरह से हैंडल करें, इस तरह की सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करें। फिलहाल मेरी ये बात मानिए कि आप जो है 6ठी क्लास की एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश में लिखी हुई मंगा लीजिए। हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, तीनों मंगा लीजिए। 150-200 रुपये का खर्चा होगा, जितने का भी होगा, ये तो कोई खर्चा भी नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट ही है। ये मंगा लीजिए, आप ये पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए आपके सामने किरण पब्लिकेशन का, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, किरण पब्लिकेशन का पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने लिखा हुआ है। और ये हम जो है 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है, देखिए, टिल 2022 16,500 प्लस लिखा हुआ है। जिस किताब से हमने ये क्वेश्चन छपवाए हैं उस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। आपके पास जो मेरे ख्याल से एक और इसके बाद एक और एडिशन है उस पर लिखा होगा 16,800 प्लस। तो आप जो है सीक्वेंस अपने हिसाब से मिला लें। सीक्वेंस की जिम्मेदारी आपकी रहनी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से मिला लें। फिलहाल आपके सामने एक क्लोज टेस्ट लिखा है। देखो, कुछ जो ग्रामेरियंस हैं या टीचर्स कह लूँ मैं, या कुछ स्टूडेंट्स ये प्रीफर करते हैं कि आप पहले ऑप्शन देखो, फिर पैसेज पढ़ो, फिर ऑप्शन देखो, फिर लगा। ये सब नहीं करना है। ये सब जो ट्रिक्स हैं ये काम नहीं आती हैं। एक दो कॉम्प्रिहेंशन या एक दो क्लोज टेस्ट ऐसे आ गए आपके सामने जो बहुत ज़्यादा हल्के हैं, जिनमें ये ट्रिक काम कर भी गई, लेकिन ऐसी ये फालतू ट्रिक से आपका पार नहीं होना है। आपको ये इनसे कोई
रियल कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। रियल हेल्प आपको मिलेगी आपकी समझ को इम्प्रूव करने से। इसलिए मैं कोई ट्रिक वगैरह बताने से बेहतर है कि मैं समझ को इम्प्रूव करना ज़रूरी समझता हूँ। समझ अगर आपकी इम्प्रूव हो गई तो ट्रिक की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ट्रिक तो आप खुद बना लोगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, फॉर्मूले तो आप बना लेते हो। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, सब 11th-12th में, लगभग सभी बच्चे 11th-12th में या 9th-10th में फिजिक्स पढ़ के आए होंगे। हम क्या करते हैं, पहले वहाँ पे डेरिवेशन सीखते हैं, फिर डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। जब कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो मैं डेरिवेशंस पे काम करता हूँ, फॉर्मूले तो आप खुद भी बना लोगे। फॉर्मूले तो पता नहीं कितने बना रखे हैं, ये फॉर्मूले तो ख़त्म कर देते हैं दिमाग को। फिलहाल यहाँ पर आइए, ये क्लोज टेस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। और मैं तो हेल्प कर ही रहा हूँ, और कॉम्प्रिहेंशन को और क्लोज टेस्ट को हेल्प करने में हेल्प करेगी आपकी एनसीईआरटी की किताब, अगर आप मेरी बात मानकर मंगा लेते हैं। और अगर आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम सभी के पास नहीं होता, तो आप एनसीईआरटी किताब मंगा लीजिए, आपकी उससे जीके भी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। क्लोज टेस्ट पे आते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। जो एडवाइस, जो सजेशन मैंने आपको देना था वो दे दिया। साइंस मीन्स नॉलेज, बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस, full stop. I know from my own eyesight that our dog Chippy likes papaya, comma, I know from a book that Akbar was the of Babur। अब देखिए, अकबर was the के बाद यहाँ पे ये जो वन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक फिल इन द, मतलब एक ब्लैंक्स है जिसको फिल करना है। ठीक है, अब वहाँ पर ब्लैंक्स पर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन आपके सामने है, ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर, ग्रैंड नेफ्यू, सन। देखिए, ये मीनिंग पे बेस्ड है। पहली बात तो ये जो लिखा है ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अकबर बाबर का कौन था। बाबर का सन था हुमायूं, और हुमायूं का सन था अकबर। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो मुझे भी याद रह गई है बचपन की। तो क्या लिखा जाना चाहिए यहाँ पर? अकबर वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बाबर। ठीक है, अकबर वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बाबर। ग्रैंड फादर तो था नहीं, ग्रैंड नेफ्यू नहीं था, सन नहीं था। तो ये तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ग्रामरियन कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको ये फैक्ट पता है अकबर और बाबर के बारे में तो आप इसको लगा देंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड सेंटेंस है, और मीनिंग पे डिपेंडेंट है, सिंटैक्स का कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। एंड कंजंक्शन लगा है, एंड कंजंक्शन लगाया, फिर उसके बाद एक और ब्लैंक्स आपको दिया गया है टू लिखकर कि यहां पर भी कुछ भरो। देखिए, यहां पर जो है मेरी ग्रामर की स्किल्स या हमारी ग्रामर की स्किल्स हमारी हेल्प करेंगी। आगे लिखा हुआ है एंड कंजंक्शन। अब देखिए, एंड कंजंक्शन से एंड कंजंक्शन जोड़ने के काम में आता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है एंड, और ये फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लोजेस को भी जोड़ सकता है, वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। तो ये किसको जोड़ रहा है? क्या ये एंड कंजंक्शन इस वाली वर्ब को जोड़ रहा है? देखिए, आपको मैं बता दूं वर्ब पर कैसे पहुंच गया मैं, क्योंकि मैंने यहां पर देखा कि एंड कंजंक्शन के बाद टू लिखा है। टू में मतलब यहां चार ऑप्शन भरे, यानी चारों में से कोई एक आना है। ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, मैं इसको हटा देता हूं। तो ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, और ये भी एक वर्ब है। इट मीन्स एंड कंजंक्शन के बाद अगर कोई वर्ब लिखी है तो एंड कंजंक्शन वर्ब को वर्ब से ही जोड़ रहा होगा। वर्ब है हमारी सेंटेंस में, या तो नो है या फिर वाज है। तो किस वाली को जोड़ रहा है? देखिए, नो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, और ये है सारे के सारे चारों के चारों पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म कंसीडर करोगे इनको तो थर्ड फॉर्म भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हैज हैव हैड के साथ आती है। तो इससे तो जुड़ नहीं रहा, फिर एंड कंजंक्शन वाज से ही जोड़ रहा है। ये इस तरह के
ग्रामर की स्किल्स का, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है यहाँ पर, और मीनिंग का भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, और आपकी जो रीडिंग स्किल्स है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसीलिए ये जो क्लोज टेस्ट है इसीलिए दिए जाते हैं आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है लैंग्वेज को लेकर, उस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है ये जो एंड कंजंक्शन है नो से तो जोड़ नहीं रहा, जोड़ रहा है वाज से। वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब लगी थी, ठीक है। अब वाज द ग्रैंडसन ऑफ बाबर एंड, अब क्या आना चाहिए? अब देखो यहां पर गोन आना चाहिए। गोन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेंट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर लगी हुई है सेकंड फॉर्म, तो गोन तो यहां पर आनी नहीं चाहिए, गोन तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि एंड कंजंक्शन है, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। और गोन आती तो दो ही सिचुएशन में आती, या तो हैज हैव है, ये गोन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में दो ही जगह आती, या तो हैज हैव हैड के साथ लिख के आती, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ होती जब वो परफेक्ट स्टेट को रिफर कर रही होती, या फिर वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में होती है। यानी कि ये बी क्या होती है, ये होती है हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तब आती है जब पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन गोन तो पैसिव भी नहीं बन सकती, क्योंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। केवल ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब को ही पैसिव बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, और पैसिव बनाते वक्त हम ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट करते हैं। भाई जब हम किसी वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं या वर्ब को पैसिव फॉर्म में ले आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या लिखते हो आप, सी वेंट, सेंटेंस पूरा हो गया। बनाना जरा इसका पैसिव, बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसके बाद। तो कुल मिला के गोन तो यहां पर कहीं से कहीं तक आना नहीं है। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, हैज हैव हैड जैसा कुछ लिखा नहीं है, और पैसिव में ये हो नहीं सकती क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। और पैसिव में होती तब भी तो कोई हेल्पिंग वर्ब यहां पर लिखी होती इसके साथ, कोई बी की फॉर्म वो भी नहीं लिखी। अब देखें दूसरी सिचुएशन पे गए, डाइड। एक्चुअली में ये जो डाइड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डाई की सेकंड फॉर्म है, डाइड इन 1605, ठीक है। तो यही सही ऑप्शन है। लेकिन अभी दूसरे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। देखिए डाइड यहां पर मीनिंगफुल भी हो रही है, और टेंस के हिसाब से भी सही है, यहां पर भी सेकंड फॉर्म हो गई, और वाज लिखा हुआ है यहां पर भी सेकंड फॉर्म हो गई, सिंटैक्टिकली भी सही है और मीनिंगफुल भी है। ये भी फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, डाइड इन 1605, तो ये यहां पर सही ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम बाकी ऑप्शंस को चेक कर लें। देखिए डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी। सेकंड फॉर्म हो तो सकती है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में मीनिंगफुल नहीं है। अकबर कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो डिसअपियर हो गया, कोई गॉड नहीं था, वो तो पर्सन था, है ना। और उस कंटेक्स्ट में भी नहीं लिया गया। डिसअपियर का मतलब हो गया कि आपकी जो विजिबल साइट है उससे चला गया, वो उससे गायब हो गया। तो ऐसा तो यहाँ पर मीनिंगफुल ही नहीं है डिसअपियर को लगाना तो। और अपसेंट, अपसेंट देखिए, ये जो अपसेंट है, पहली बात तो ये जो अपसेंट है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकती है, और जब ये वर्ब होगी तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, और यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ लग नहीं रहा, प्रीपोजिशन आ रही है। तो टोटल मिला के यहां पर, कुल मिलाकर यहां पर अपसेंटेड भी नहीं आएगी। या तो अपसेंट एडजेक्टिव होती है या फिर वर्ब भी होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अपसेंटेड को माना जा सकता है। लेकिन जब वो वर्ब होती है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा जाना चाहिए था, अगर मैं अपसेंट को एक सेंटेंस में यूज करूं तो मैं यहां पर लिखता सी absented herself in the seminar, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी मिलेगा तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। तो ये आपका तय हो गया कि यहां पर डायड होना है, बाकी सब तो मीनिंगफुल हो ही नहीं रहे। मीनिंग और ग्रामर दोनों का जो है यूज करके, दोनों को इंप्लीमेंट करके हमें इसको क्रॉस टेस्ट को करना होता है। आगे चलते हैं, ठीक है। एंड डाइड इन 1605 एंड आई नो। देखिए आई नो, ये जो नो वर्ब है, नो वर्ब के बारे में मैं बता देता हूं। नो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कहां लिखा है ऑब्जेक्ट? रेडियो। क्या रेडियो इसका ऑब्जेक्ट है? एक्चुअली में बीच में एक ब्लैंक आ रहा है, पहले इस ब्लैंक को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नो के बाद ये तीसरा जो ब्लैंक है, यहां पर ऑन भरे, इन भरे, सिंस या फ्रॉम। तो इन प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि क्या है। देखिए आगे लिखा हुआ है द रेडियो। जब भी हम कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो प्रीपोजिशन लगाते हुए हम देखते हैं कि किस नाउन प्रोनाउन को जोड़ा जा रहा है और किस वर्ड से जोड़ा जा रहा है। एक्चुअली में जो प्रीपोजिशन होते हैं ये किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए ही लगाए जाते हैं। तो जब प्रीपोजिशन लगा के हम जोड़ रहे हैं तो जिसको जोड़ रहे हैं और जिससे जोड़ रहे हैं, बस ये दोनों चीज देखनी है कि किसको जोड़ा जा रहा है, किस नेचर का नाउन प्रोनाउन है और किससे जोड़ा जा रहा है। यहीं से हमें पता लग जाएगा कि किस मीनिंग में किस फंक्शन को हमें कन्वे करना है या किस मीनिंग को हमें किस फंक्शन के साथ कन्वे करना है और किस प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है रेडियो। रेडियो क्या है? एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के साथ मैं आपको बता देता हूं, देखो ऑप्शन में इन्होंने ऑन भी दिया है, इन भी दिया है, सिंस भी दिया है, फ्रॉम भी दिया है। अगर ये चारों प्रीपोजिशन इस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के साथ आए तो क्या कंटेक्स्ट रहेगा, क्या सिंटेक्स रहेगा ग्रामर का, और किस मीनिंग को ये कन्वे करेंगे, जरा देख लेते हैं। एक बार फिर से आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, ऑन, इन, फ्रॉम और सिंस। अगर ये चारों प्रीपोजिशन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन द रेडियो के साथ या किसी दूसरे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के साथ आए तो क्या कंटेक्स्ट रहेगा, क्या मीनिंग रहेगा, ये इस पर बात कर लेते हैं। देखिए ये जो ऑन है ना, ऑन जो प्रीपोजिशन है ये लगाया जाता है जब हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो हो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक नेचर का हो। और इलेक्ट्रॉनिक नेचर के मीडिया कौन से हैं? जैसे फेसबुक, यूट्यूब भी एक मीडियम है। भाई मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं ना और इस मीडियम के द्वारा आप मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है। और भी हो सकते हैं, गूगल भी एक इंफॉर्मेशन देता है, एक मीडियम ही है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेचर के हैं। मोबाइल, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगाओगे आप? फेसबुक, यूट्यूब या गूगल। तो ऑन फेसबुक लगाओगे आप, ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल। इनके साथ क्या लगाया जाता है? ऑन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। इसलिए आप किसी से कहते हो ऑनलाइन है, ऑनलाइन हो क्या, आप बहुत देर से ऑनलाइन हो। तो ये लाइन क्या है? ये लाइन किसको रिफर कर रही है? ये लाइन इंटरनेट की कनेक्टिविटी को या इंटरनेट को रिफर कर रही है। लाइन रिफर कर रही है वो जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, इंटरनेट का कनेक्शन है दो लोगों के बीच में, है ना, उस लाइन को रिफर कर रही है। तो इसलिए आपको कहा जाता है ऑनलाइन, कि आप 4 घंटे से ऑनलाइन हो, किससे बात कर रहे हो। ये हो गया ऑन के बारे में। अब ये देखिए जो इन प्रीपोजिशन है ना, इन, ये लगाया जाता है प्रिंट मीडिया के साथ। ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो प्रिंट फॉर्म में हो। प्रिंट फॉर्म में कौन से होते हैं? न्यूज़पेपर्स, ठीक है। बुक्स प्रिंट फॉर्म में होती हैं। मैंने अभी आपको ये जो बुक दिखाई थी उठा के, ये प्रिंट फॉर्म में है, ठीक है। मैगजीन्स के नाम लिख दो चाहे यहाँ पर, द इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छी मैगजीन्स है, ऐसा माना जाता है,
ठीक है, न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू पढ़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे भी पसंद है। बुक्स, कोई भी बुक्स अपने अपने जो पसंद की हो वो लिख लो। ये सब क्या है, ऐसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जो प्रिंट फॉर्म में है, जिनको छापा जाता है। प्रिंट का मतलब छापना। तो इनके साथ क्या लगाओगे, इन प्रीपोजिशन, इन द हिंदू, इन द हिंदू, ठीक है। इन फोर्ब्स, फोर्ब्स एक मैगजीन का नाम है, ठीक है। इन अमर उजाला, अमर उजाला में ना तो कुछ अमर है ना कुछ उजाला है। अमर का तो पता नहीं, लेकिन उजाला तो कुछ नहीं लगता मुझे उसमें। बाकी और क्या था प्रीपोजिशन हमारे पास, सिंस, ठीक है। ठीक है, सिंस का तो मीडिया के साथ कोई लेना देना है नहीं। सिंस जब प्रीपोजिशन बन के आता है, सिंस जब प्रीपोजिशन बन के आता है तो सिंस के बाद लिखा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। और ये पॉइंट भी ना पास्ट का होता है, यहां लिख देता हूं पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है, जैसे आप लिख देते हो सिंस 8 PM, सिंस यस्टरडे भी लिख देते हो आप, ठीक है। तो ये कोई पास्ट का ही कोई पॉइंट लिखा होता है सिंस के साथ। अब देखिए आपके पास जो चौथा ऑप्शन है वो है फ्रॉम। अब देखिए जो फ्रॉम लगाया जाता है ना, ये फ्रॉम जो लगाया जाता है, ये फ्रॉम लगाया जाता है सोर्सेस को रिफर करने के लिए, सोर्सेस को रिफर करने के लिए। अब ये जो सोर्सेज हैं, सोर्स तो कुछ भी हो सकता है भाई, किसी भी चीज का ओरिजिन सोर्स तो कुछ भी हो सकता है। सोर्स तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, फेसबुक भी सोर्स हो सकता है। आपको कोई बात पता चली, फेसबुक से पता चली, तो फेसबुक सोर्स हो गया उस बात का, है ना, उस इंफॉर्मेशन का। और कोई न्यूज़पेपर भी हो सकता है, चलो द हिंदू लिख देते हैं। कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है सोर्स तो। कोई पर्सन भी हो सकता है, मैं लिख सकता हूं फ्रॉम माई फ्रेंड। और आपको नहीं पता कोई सोर्स क्या है तो आप अननोन सोर्स भी लिख देते हो। आपने सुना होगा अननोन सोर्स, अननोन सोर्सेस, अज्ञात सूत्रों से पता चला। ये सुना है क्या, टीवी में जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत बोलते हैं इस फ्रेज को, अज्ञात सूत्रों से ये पता चला कि ऐसा हुआ है। तो क्या लिख देते हो आप, फ्रॉम अननोन सोर्सेज, फ्रॉम माई फ्रेंड। जब आप इन मीडियम्स को, इन सारे मीडियम्स को या इन पॉइंट्स को या जो भी है, जो भी एंटिटी है, जो भी यूनिट है, इनको एक मीडियम की तरह नहीं, इनको एक सोर्स की तरह, एक इंफॉर्मेशन के सोर्स की तरह रिफर कर रहे हैं, तो अब आप क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जरा वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर, हमारे क्लोज टेस्ट पर। क्या लगा हुआ है, आई नो द रेडियो। अब देखिए यहां पर क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिफर किया जा रहा है, नहीं, यहां पर भी एक सोर्स को ही रिफर किया जा रहा है। आई नो का मतलब मुझे ये बात पता चली। अब कहां से पता चली, उस सोर्स को रिफर किया गया है यहां पर। तो अगर सोर्स को रिफर किया गया है, सोर्स के मीनिंग को रिफर किया गया है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, फ्रॉम। ये सारे के सारे गलत हो गए। और वैसे तो जो रेडियो था वो इलेक्ट्रॉनिक नेचर का था, है ना, अगर उसके साथ कुछ आना था तो आपको पता ही है। फ्रॉम यहां पर आई नो फ्रॉम द रेडियो। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था नो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और वो अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहां पर, दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द टेस्ट मैच। ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी डैट क्लोज बन रही है, नाउन क्लोज। फ्रॉम द रेडियो हमें यहां पर लगाना पड़ा, क्योंकि फ्रॉम द रेडियो को अगर ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाते तो फिर वो इस पूरी क्लोज के बाद आ जाता और उसका मीनिंग फिर इस क्लोज में ऐड हो जाता। इसलिए फ्रॉम द रेडियो को हमने यहीं पर लगा दिया, उस सोर्स को रिफर करने के लिए हमने फ्रॉम लगा दिया। दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द, फिर एक ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, एक यहां पर ब्लैंक आपको दिया हुआ है, दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द टेस्ट मैचेस। देख लेते हैं फोर्थ में क्या आना चाहिए। देखिए जो ओल्ड है, अगर आप यहां पर लिखेंगे ओल्ड टेस्ट मैचेस, ठीक है, तो ओल्ड रिफर करता है एज को,
एज को रिफर करता है। आप कह सकते हैं ओल्ड डेज, आप कह सकते हैं ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि जो काफी समय से हो। ओल्ड डेज मतलब जो कि पहले के दिन हो। एज को रिफर करता है, तो यहां पर क्या टेस्ट मैचेस की डे एज को रिफर किया जा रहा है, एज का रेफरेंस तो यहां पर नहीं है, ठीक है। तो इसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म ही हो गई। फिर भी अभी चलो देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन या यूजुअल, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। ऑर्डिनरी टेस्ट मैचेस यानी कि यूजुअल या कॉमन टेस्ट मैचेस ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा। देखिए मीनिंग के बेसिस पे चल रहा है तो सारे के सारे एडजेक्टिव ही, ओल्ड भी एडजेक्टिव है, ऑर्डिनरी भी एडजेक्टिव है, लेटेस्ट भी एडजेक्टिव है, आउटडेटेड भी एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पर नाउन फ्रेज लिखी हुई है। टेस्ट मैचेस क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव ही आएगा, तो चारे के चारों एडजेक्टिव ही लगाए हुए हैं। सिंटैक्स यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा, वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। ओल्ड एज को रिफर किया जा रहा है और टेस्ट मैच में ऐसा कुछ नहीं है कि एज का रिफरेंस है। ऑर्डिनरी का मतलब कॉमन या यूजुअल से होता है। जैसे हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी क्लोथ्स, ठीक है, यूजुअल क्लोथ्स। या आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी मतलब कॉमन या यूजुअल पर्सन, कोई स्पेशल नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन है। फिर तीसरा आपका, ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा सेंटेंस में, तीसरा है आपका लेटेस्ट। देखिए लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट इन टाइम। रिसेंट इन टाइम को रिफर करने के लिए, टाइम में जो अभी रिसेंट में हुआ हो उसको रिफर करने के लिए हम लेटेस्ट लगा देते हैं। तो मीनिंग के हिसाब से यही जस्टिफाइबल है, यही ज्यादा सुटेबल है। फिर भी चौथा ऑप्शन हम देख के चलेंगे, आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब होता है ओल्ड फैशन, या जो अब यूज में ना हो, जो अब रिलेवेंट ना हो, या जो अब, इसको मैं इरेज करता हूं यहां से पहले। देखिए आउटडेटेड का मतलब होता है ओल्ड फैशन, या जो अब नो लॉन्गर, यहां पर लिख देता हूं नो लॉन्गर इन यूज, या नो लॉन्गर रिलीवेंट। जो चीज अब रिलीवेंट ना हो, या जो चीज अब यूज में ना हो, या कोई चीज ओल्ड फैशन हो गई हो, जिसका अब इस्तेमाल ना होता हो, या उसकी जो वैलिडिटी हो वो एक्सपायर हो गई हो, उसको कह देते हैं आउटडेटेड। तो ऐसा टेस्ट मैच में तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो आउटडेटेड हो जाते हैं। वो पहले के हुए हैं, उस डेट को हुए हैं, लेकिन वो रिलीवेंट तो अभी भी होते हैं, उन्हें देखा जा सकता है, उनको एंजॉय किया जा सकता है। तो ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। लेटेस्ट मतलब रिसेंट इन टाइम, तो यहाँ पर लगाया जाना चाहिए लेटेस्ट। आपको यहाँ पर मीनिंग से ही हेल्प मिलेगी। वी कैन कॉल दीज, फिर एक आपको ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर क्या आना चाहिए। आगे है इसका ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, यहां आ गए। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हो गया, ठीक है। वी कैन कॉल दीज। अब देखिए दीज जो है डिटर्मिनर है, यहां पर तो डिटर्मिनर ही लग रहा है, हालांकि दीज प्रोनाउन भी हो सकता है, दीज डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अभी चलो दोनों संभावनाओं को मान के चलो। आगे लगा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है। अब देखा हमने पांचवें ब्लैंक में ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं, पीसेज, पीस, होल या ब्लॉक। देखिए जो पीसेज है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। हालांकि जो होल है वो डिटर्मिनर भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन नाउन भी हो सकता है। ब्लॉक भी नाउन है, तो चारों नाउन लिखे हैं, यानी कि ये पांच की जगह जो आना है वो एक नाउन होना है, और नाउन से पहले अगर दीज लिखा है तो फिर तो निश्चित तौर पर ये डिटर्मिनर होगा, ठीक है। अब देखो चारों नाउन लिखे हुए हैं। अब आपको मीनिंग के आधार पर ही एक नाउन चुनना पड़ेगा। सिंटैक्स आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, सिमेंटिक्स से आपको हेल्प मिलेगी, मीनिंग से आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए क्या हेल्प मिलेगी, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो नॉलेज है ना भैया, ये नॉलेज होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, क्या हमें याद कर लेना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अनकाउंटेबल होगा? नहीं, मैं बताता हूं क्यों होता है ऐसा। देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, इस एब्स्ट्रैक्ट वर्ड के मीनिंग को अगर आप डिक्शनरी पर डालोगे तो इसके बारे में लिखा हुआ आएगा जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करता हो या एग्जिस्ट ओनली इन माइंड। जो चीज केवल आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जा सकता है, या वो चीज या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी एंटिटी या यूनिट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। जैसे ये पेन, इसको आप अगर पेन कह रहे हैं तो ये पेन क्या है? ये तो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसकी एक मटेरियल थिंग है, यानी कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इसकी कुछ डायमेंशन है, ये इतने सेंटीमीटर लंबा है, इतने सेंटीमीटर ये मोटा है, इतने सेंटीमीटर ये चौड़ा है, कुछ स्पेस में कुछ जगह घेरता है, कुछ इसका वजन है, पकड़ोगे तो हाथ में आएगा, तो इसकी क्या है? एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन मैं आपसे कहूं टीचिंग, आपने देखा है क्या टीचिंग को? आप मुझे देख रहे हैं, आपने टीचिंग को देखा है? नहीं। टीचिंग क्या है? एक स्किल्स का नाम है, ये दिमाग में एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं आपसे कहूं रेस्पेक्ट, आपको पता है क्या रेस्पेक्ट कितने किलो की होती है, या कितनी लंबी होती है, या कितनी चौड़ी होती है? या अगर रेस्पेक्ट को खरीद कर लाओगे तो कमरे में कितनी जगह घेरेगी? एक कुर्सी पे आ जाएगी या 2 कुर्सी पे आएगी, या नीचे चटाई बिछानी पड़ेगी रेस्पेक्ट को बिठाए? इस तरह की बातें बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्ट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी फिजिकल डायमेंशन नहीं है, उसको नापा तोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। वो हमारा दिमागी पुलाव है, दिमागी ख्याल है, वो हमारा वो ऐसी चीज़ है जो केवल हमारे दिमाग में ही एग्जिस्ट करती है। तो जो चीज़ें केवल और केवल हमारे दिमाग में ही एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं को रखा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। फीलिंग्स के नाम को, स्टेट या कंडीशंस के नाम को, जैसे मैं आपके सामने मैंने लिखा पॉवर्टी, आपने देखा है क्या पॉवर्टी को? आप पुअर को देखते हैं, आप बिना कपड़ों के किसी पर्सन को देखते हैं, आप किसी भूखे बच्चे को देखते हैं, आप अस्पताल में दम तोड़ते हुए लोगों को देखते हैं, पॉवर्टी को नहीं देखते। पॉवर्टी तो एक कॉन्सेप्ट का नाम है, एक अवस्था का नाम है, और वो केवल और केवल दिमाग में एग्जिस्ट करती है, उसका फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती रियल में। उसको ऐसा नहीं है कि आप पॉवर्टी को खरीद के लाओगे और ले आके कुर्सी पर रख दोगे, या 5 किलो पॉवर्टी आ गई, या साहब पॉवर्टी इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी। तो ऐसे नाउन को जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल और केवल वो माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो ये जो नॉलेज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जब इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो। जब इनको काउंट किसे कर सकते हैं? जो हमें दिख रहा हो। मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 क्योंकि ये मेरे सामने थे। किसी ऑब्जेक्ट को तो काउंट किया जा सकता है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को तो काउंट किया जा सकता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तोला भी उसे जा सकता है, मापा भी उसे जा सकता है। तो इसको तो काउंट नहीं किया जा सकता नॉलेज को। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल नेचर के होते हैं, इनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये 1 नॉलेज है, ये 2 नॉलेज है, ये 50 नॉलेज हो गई। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये 70 पॉवर्टी है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम मार्केट गए 100 रेस्पेक्ट खरीद के लाए, या हमने उसको 50 रेस्पेक्ट दी, उसने बदले में हमें सिर्फ 25 रेस्पेक्ट ही दी। ऐसे नहीं कह सकते आप, बिकॉज दे आर नॉट काउंटेबल, क्योंकि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। तो इनको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अब चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, पर अगर हमें है तो इन बाई नेचर अनकाउंटेबल नाउन, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पर बाई रिक्वायरमेंट, बाई द कंटेक्स्ट या बाई नेसेसिटी अगर हमें इनको काउंट करने की जरूरत पड़ रही है, हमारी मजबूरी है,
तो हमें इनके साथ एक यूनिट लिखनी पड़ती है, और वो यूनिट लिखते हैं हम पीस को। पीस, पीस का मतलब आप जानते हैं, कोई टुकड़ा या पार्ट, पीस का मतलब पार्ट। तो यहां पर इस पीस को इनके साथ लिख देते हैं हम। पीस का पीसेस कर दिया हमने, चूंकि दीज लगा था, दीज प्लूरल नाउन के साथ आता है, ठीक है। दिस पीस कर देंगे, दीज पीसेस कर देंगे। जैसे आपके सामने यहां पर बोर्ड पर मैं चलूं, ये है पीस। क्या है पीस का मतलब? पार्ट ऑफ समथिंग, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एडवाइस, सी होना चाहिए। एडवाइस नाउन होता है, एडवाइस वर्ब होती है। ये बता देता हूँ, मैं खुद गलती कर जाता हूँ इसमें, ये बता देता हूँ, ये मेरे ख्याल से वर्ब होती है और ये वाला एडवाइस नाउन होता है, ठीक है। पीस ऑफ नॉलेज। अब देखो ये क्या है, ये सारे के सारे एडवाइस भी, इंफॉर्मेशन भी, नॉलेज भी, मैंने एक ऐसे नाउन को लिखा जो बाय नेचर अनकाउंटेबल है। अगर हमें काउंट करना है तो हम इनके पार्ट को या इनके पीस को काउंट करते हैं, हम इनके साथ यूनिट लिखते हैं, इस यूनिट को काउंट किया जा सकता है। अब अगर इसके साथ दिस लगाओगे तब तो दिस आप लगाते हो ऐसे, दिस डिटर्मिनर आप यूज करते हो, उसके साथ जो सिंगुलर नाउन हो तो यहां पर पीस लिखोगे। अगर आपने दीज लगा दिया तो दीज डिटर्मिनर ऐसे नाउन के साथ यूज होता है जो कि प्लूरल नाउन हो, तो निश्चित तौर पर यहां पर पीसेस होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है? पीस। क्या लगा दोगे? दिस। लेकिन अगर यहां पर पीसेस लिखा होता तो क्या प्रीफर करते? दीज। डैट भी लगाया जा सकता है, वो तो हमारा मीनिंग है। दोज भी लगाया जा सकता था प्लूरल के केस में, दीज और दोज, दिस और डैट चारों लगाए जा सकते हैं। वो तो हम क्या रिफरेंस कर रहे हैं, क्या किस कंटेक्स्ट में बात को कह रहे हैं वो लगाते हैं। अब दिस को कहाँ लगाते हैं, डैट को कहाँ लगाते हैं, दीज को, दोज को कहाँ लगाते हैं, इसके बारे में आज लेक्चर नहीं है। लेक्चर तो आपका ये है कि यार दीज के बाद ऑफ से पहले आना क्या चाहिए? पीसेज ही आना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया, दीज पीसेज ऑफ नॉलेज। पीस का मतलब कुछ और होता है। पीस का मतलब होता है विदाउट नो नॉइज या विदाउट मेकिंग नॉइज। पीस एक ऐसी स्टेट को कहते हैं। पीस का देखिए, ये जो पीस है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पीस को आपने देखा नहीं होगा, पीस आप खरीद कर नहीं ला सकते। पीस 5 किलो की या 5 मीटर लंबी नहीं होती। तो पीस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ठीक है। तो ये देखिए, पीस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और पीस एक स्टेट या कंडीशन का नाम है। एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई शोर ना मच रहा हो, उस स्टेट का नाम पीस है। पीस इज अ नेम ऑफ स्टेट इन विच देयर इज नो नॉइज, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए आपके सामने लिखा है होल। होल एडवर्ब भी हो जाता है, डिटर्मिनर भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट। होल का मतलब होता है, एडवर्ब और डिटर्मिनर वाले फंक्शन को कभी बाद में देखेंगे। होल ये ऐसे वर्ड है ना, अभी जब तक हम ग्रामर करते जाएंगे अभी कम से कम 100 बार आपके सामने आएगा होल, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इसके नाउन के यूसेज पे बता देता हूं। होल का मतलब होता है अ कंप्लीट थिंग। अगर कोई चीज कंप्लीट, ये देखिए होल है, और इसको अगर टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में कर दूं तो फिर ये दोनों जो टुकड़े होंगे इसके वो पार्ट्स हो गए, ठीक है। यही तो हुआ। होल का मतलब अ कंप्लीट यूनिट या अनडिवाइडेड थिंग। यहां पर लिख देता हूं होल का मीनिंग। होल का मतलब है अ कंप्लीट यूनिट या एन अनडिवाइडेड, ऐसी कोई चीज जिसको डिवाइड ना किया गया हो। और होल यहां पर क्या है? नाउन है। लेकिन हो तो ये एडजेक्टिव भी सकता है और एडवर्ब भी सकता है, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव होगा तो किसी ऐसे नाउन के लिए यूज होगा जो कि कंप्लीट यूनिट हो या अनडिवाइडेड थिंग हो। मीनिंग तो ऑलमोस्ट वही कैरी करेगा, वही मीनिंग कन्वे करेगा, फंक्शन ही तो चेंज होगा। और जब ये एडवर्ब होगा तो इसका मीनिंग होगा कंप्लीटली, है ना। मीनिंग तो लगभग यही आएगा।
बस फंक्शन ही तो चेंज होगा। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। तो ये हो गया पांचवे का फर्स्ट ऑप्शन, होल भी नहीं होना था। ब्लॉक का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। ब्लॉक का मतलब आप समझते ही हैं क्या है। ब्लॉक किसी भी पीस ऑफ समथिंग को ब्लॉक कह दिया जाता है। जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को ब्लॉक कह सकते हैं, एक रूम को ब्लॉक कहा जा सकता है। अगर किसी हाउस की या किसी बड़े कंपाउंड स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसको ब्लॉक कहा जाता है। आप किसी कॉलोनी में जाते हैं तो वहां पे कॉलोनी में लिखा होता है ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, तो पार्ट ऑफ समथिंग को ब्लॉक कह दिया जाता है। छठे पर चलते हैं। क्या लिखा है? दीज पीसेज ऑफ नॉलेज, फिर उसके बाद लिखा है 6, बट दे आर नॉट साइंस। ओके, वी कैन कॉल दीज पीसेज ऑफ नॉलेज, और उसके बाद ये एक्चुअली में कोमा ना यहां होना चाहिए था। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई हो, तो यहां पर होना चाहिए था, इस ब्लैंक के बाद होना चाहिए था 6। अब देखो, मैं यहां पर 6 में ब्लैंक फिल करने से पहले कुछ आपको बताना चाहूंगा, और वो इंफॉर्मेशन दूंगा मैं इस कॉल वर्ब के बारे में। और आपको भले ही ऐसा लगेगी कि ये रिलीवेंट नहीं है, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये पूरी तरह से रिलीवेंट है, ट्रस्ट मी। देखिए, ये जो आपके सामने मैंने लिखी है कॉल वर्ब, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब भी है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब जब ये है तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी ले लेती है। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा शी कॉल्ड मी अ लायर। अब देखिए, जो कॉल्ड है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। कैसे? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये लायर क्या लिखा हुआ है? अ लायर की जगह मैं लायर ही लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। शी कॉल्ड मी लायर, तो ये जो लायर यहां पे है ये भी एक नाउन ही है। तो क्या ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है? हाँ, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे मैंने लिखा शी गेव मी अ बुक। तो ये जो गेव है ये ऐसी वर्ब है जो डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट ले लेती है। किसको दी और क्या दी? किसको दी? मुझे। और क्या दी? अ बुक। तो किसको के रिप्लाई को भी ले लेती है और क्या के रिप्लाई को भी ले लेती है, होम के रिप्लाई को भी ले लेती है और वाट के रिप्लाई को भी ले लेती है। तो ऐसी वर्ब होती है डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब जो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट ले लेती है। डाई का मतलब है 2। लेकिन ये जो कॉल्ड है, क्या ये अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट ले रही है गेव के जैसे? नहीं। और इस डिफरेंस का पता कैसे चलेगा कि ये जो लायर है वो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जो लायर है ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में ही कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। देखिए क्या फर्क है, ये जो लायर है तो एक नाउन ही, लेकिन ये जो नाउन लिखा हुआ है ये नाउन कॉल्ड वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट होने की बजाय इस मी ऑब्जेक्ट के बारे में ही कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जबकि अ बुक मी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मी अलग है, वो एक पर्सन है, अ बुक एक अलग एंटिटी है। लेकिन लॉयर जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मी के बारे में ही लिखी हुई है। मैं यहां पर फूल लिख सकता था, मैं यहां पर लिख सकता था सेल्फिश, मैं यहां पर लिख सकता था मैड, मैं यहां पर लिख सकता था स्टूपिड, मैं लिख सकता था इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। स्टूपिड क्या है? एक एडजेक्टिव है। मैड क्या है? एक एडजेक्टिव है। सेल्फिश क्या है? एक एडजेक्टिव है। फूल क्या है? एक नाउन है, एडजेक्टिव मत समझ लेना। लायर क्या है? लायर भी एक नाउन है। तो कहने का मतलब यह है कि इस नाउन की जगह
मैं फूल भी लिख सकता था, जो कि एक नाउन है, और मैं यहां पर एडजेक्टिव भी लिख सकता हूं। सी कॉल्ड मी सेल्फिश, सी कॉल्ड मी इंटेलिजेंट। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहां पर जो नाउन लिखा हुआ था, ये नाउन इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, और ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? प्रोनाउन। ये दूसरी सिचुएशन में होता तो क्या होता? नाउन होता। मतलब यहां पर जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो इस प्रोनाउन या नाउन के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, तो नाउन प्रोनाउन के लिए तो कोई एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बन के आ सकता है ना। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। तो जब वो मॉडिफाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो उसके कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। तो इसी वजह से लॉयर को सेल्फिश, मैड, स्टूपिड, इंटेलिजेंट रिप्लेस कर सकता है, फूल भी रिप्लेस कर सकता है। मैं यहां पर लॉयर की जगह लिख सकता हूं सी कॉल्ड मी फ्रेंड। अब फ्रेंड क्या है? नाउन। सी कॉल्ड मी मैंने लिख दिया सी कॉल्ड मी स्टूपिड। स्टूपिड क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पर नाउन भी फिट हो सकता है, एडजेक्टिव भी फिट हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो वर्ड लिखा जा रहा है वो कॉम्प्लीमेंट है इस नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो नाउन या प्रोनाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी बन सकता है और एडजेक्टिव भी बन सकता है। एडजेक्टिव इसी काम में तो आते हैं नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो उसके कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। ये है कॉल वर्ब का नेचर। और कॉल इसमें अकेली नहीं है, बहुत सारी वर्ब है जो कॉल के जैसे बिहेव करती हैं। जैसे कॉल मेक, मेक भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। नेम, नेम भी। अपॉइंट, अपॉइंट भी अपने बाद ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले सकती है। चूज, इलेक्ट, डिक्लेयर, थिंक। ठीक है, etc। ये कुछ ऐसी वर्ब है, और भी दो चार हो सकती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले सकती हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई हो तो जरा वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। ये लिखा हुआ है आपके सामने, वी कैन कॉल दीज पीसेज ऑफ नॉलेज। अब इसके बाद तो बट कंजंक्शन लगा हुआ है। अरे कहां चला गया? अब देखो ये ब्लैंक, वी कैन कॉल दीज पीसेज ऑफ नॉलेज, फिर उसके बाद ब्लैंक है और उसके बाद कोमा लगा के बट कंजंक्शन लगा हुआ है। तो बट कंजंक्शन, बट तो कंजंक्शन है, तो बट कंजंक्शन से तो दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, उसको अभी बाद में हैंडल करेंगे। फिलहाल ये जो ब्लैंक यहां पर लिखा हुआ है, इस ब्लैंक का इस बट कंजंक्शन से तो कोई लेना देना दिख नहीं रहा। लाइज, चार्जेस, फैक्ट्स या ब्लेम। तो ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो ब्लैंक है जहां पर हमें फिल करना है 6 की जगह पर, ये क्या है? ये एक्चुअली में इस कॉल वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, दीज पीसेज, इसी का क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। भाई कॉल ट्रांजिटिव वर्ब थी, उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया दीज पीसेज। इस ट्रांजिटिव वर्ब का, कॉल ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया दीज पीसेज। ऑफ प्रीपोजिशन हो गई और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया नॉलेज। लेकिन इस ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था दीज पीसेज, इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां पर इस 6वें ब्लैंक में लिखा जाना है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होना है यहां पर? लाइज। लाइज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? चार्जेस, ब्लेम या फैक्ट्स। ये चारों मीन, देखिए चार्जेस वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकती है। फिलहाल यहां पर जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वर्ब तो होगी नहीं, नाउन ही होगा। एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन अब तो चारों आपके सामने नाउन ही लिखे हैं, तो नाउन पे फोकस मारो। तो नाउन हो सकता है, यानी कि वर्ब वाली संभावना तो हटा दो। ब्लेम वर्ब भी है, नाउन भी है, लेकिन यहां पर तो नाउन ही चाहिए हमें, तो वर्ब वाली संभावना तो हटा ही दो। फैक्ट्स नाउन है, लाइज भी नाउन है। अब लाइज के मीनिंग को आप जानते हैं। देखिए ये दीज पीसेज ऑफ नॉलेज जो कह रहा है, ये जितनी नॉलेज अभी तक, जितनी इंफॉर्मेशन इसने दे दी, आवर डॉग चिपी लाइक्स पपाया, अकबर वाज द ग्रैंडसन ऑफ बाबर एंड डाइड इन 1605, एंड आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट टेस्ट मैच। ये सारी इंफॉर्मेशन जो दे दी, ये दीज पीसेज ऑफ नॉलेज क्या है? लाइज हैं? नहीं।
लाइज का तो मतलब ही कुछ और होता है। चार्जेस है ये, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूजेशन। अक्यूज, आपने किसी पर अक्यूजेशन लगा दिया, या जो पुलिस होती है वो क्या करती है, वो किसी पर चार्जेस लगा देती है। तो चार्ज का मतलब है यहां पर, चार्ज का मतलब होता है अ फॉर्मल पुलिस स्टेटमेंट ऑफ अक्यूजेशन। पुलिस जब अक्यूज कर देती है फॉर्मल वे में, तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं चार्जेस। और ब्लेम का मतलब आपको पता है, टू ब्लेम, ब्लेम समथिंग का मतलब होता है, टू ब्लेम समवन का मतलब होता है टू से दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत कर दिया, ये कहना ब्लेम करना होता है। और इसी मीनिंग में नाउन भी हो जाते हैं। चार्ज जब वर्ब होती है तो उसका ऐसा मीनिंग भी हो जाता है, बैटरी चार्ज कर दो, फोन चार्ज कर दो, ठीक है, मोबाइल चार्ज कर दो। फिलहाल तो हम नाउन पे आते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि चार्ज भी यहां पर, ये जो पीसेस ऑफ नॉलेज हैं, इनको आप चार्ज कह सकते हैं क्या? नहीं। ब्लेम कह सकते हैं क्या? नहीं। ये क्या है? फैक्ट्स हैं, है ना, जो पास्ट में चीजें हो जाती हैं। देखिए फैक्ट्स कहा किसे जाता है? फैक्ट में और ट्रुथ में एक एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं आपको, कि फैक्ट में और ट्रुथ में एक बेसिक डिफरेंस है। ये जो ट्रुथ है ना, ये आपकी ओपिनियन होती है, और ओपिनियन तो बदल सकती है। आपकी ओपिनियन कुछ और हो सकती है, मेरी ओपिनियन कुछ और हो सकती है किसी एक ही बात को लेकर। तो आपके लिए ट्रुथ हुआ कुछ और, मेरे लिए ट्रुथ हुआ कुछ और। तो ये जो ट्रुथ होता है ये एक ओपिनियन होती है। आप किसी भी चीज को कहोगे, जैसे मैं कहूं मनमोहन सिंह वाज अ ग्रेट पीएम। मैंने लिखा मनमोहन सिंह वाज ए ग्रेट पीएम। तो ये मेरे लिए ट्रू हो सकता है आपके लिए फॉल्स हो सकता है मेरे लिए फॉल्स हो, आपके लिए ट्रू हो, बिकॉज दिस इज ओपिनियन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से, अगर मैं आपके सामने लिखूं मनमोहन सिंह वाज द पीएम ऑफ इंडिया, तो इसमें ट्रू और फॉल्स का स्कोप नहीं है, क्योंकि ये जो बात लिखी गई है इसका एविडेंस है। तो जिस भी चीज का एविडेंस होता है उसको कहा जाता है फैक्ट। कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी सिचुएशन या सिनेरियो जिसको प्रूफ कर दिया गया हो, जिसका एविडेंस हो, उसको कहा जाता है फैक्ट। अब इसमें ट्रू या फॉल्स का स्कोप ही नहीं है। आप इसको ट्रू या फॉल्स की नजरिए से, उस पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका एविडेंस है। और तो फिर ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया। तो ये जितनी भी चीजें हुई हैं, अकबर वाज द ग्रैंड सन ऑफ बाबर एंड डाइड इन 1605, और ये बाकी सारी चीजें क्या है? फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये पास्ट में हो चुकी हैं, इनका तो एविडेंस है। बट दे आर नॉट साइंस, ठीक है। बट कंजंक्शन लग गया यहां पर, ये कहना चाह रहा है कि वी कैन कॉल दीज पीसेस ऑफ नॉलेज फैक्ट्स बट दे आर नॉट साइंस। ये कोई साइंस नहीं है ना। हम इनको फैक्ट्स तो कह सकते हैं, बट इनको हम साइंस नहीं कह सकते। नॉलेज तो है ये, और इन नॉलेज को फैक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन हम इनको साइंस नहीं कह सकते। साइंस का मतलब कुछ और है, क्या है वो अभी अगले पैराग्राफ में बताएगा। फिलहाल इतना हो गया हमारा, ये इतना यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। तो ये पहले इसको मैं बदल देता हूं, आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। ये आ गया हमारा 7वां और 8वां। अब देखिए यहां पर लिखा है साइंस। अब ये साइंस यहां पर नाउन लिखा है, तो नाउन लिखा है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट ही बनेगा। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है, और कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं लिखी जो कॉम्प्लीमेंट मान लोगे। तो साइंस सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर क्या आनी चाहिए? यहां पर ब्लैंक लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए मेन वर्ब। देखो लिखा हुआ क्या है? मेन वर्ब ही लिखी हुई है, लेकिन 4 मेन वर्ब लिखी हैं। देखिए ब्लेम फिर से लिख दिया। ब्लेम का मतलब होता है टू से दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग।
तो साइंस ब्लेम विद फैक्ट्स, नहीं ना, मीनिंगफुल ही नहीं है। साइंस स्टॉप विद फैक्ट्स, नहीं, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। साइंस पासेस विद फैक्ट्स, पासेस का मतलब क्या होता है? पासेस का मतलब होता है टू गो पास्ट समथिंग। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं चलना और मैं यहां को निकलते हुए सीधा चला जाऊं, तो मैंने इस बोर्ड को पास कर दिया, मैंने इसको पास्ट में पीछे छोड़ दिया, इसको पासेस के मीनिंग में कहते हैं। अब ये तो खैर मैंने फिजिकल मूवमेंट करके दिखा दी, इसको मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं, लेकिन साइंस पासेस विद फैक्ट्स नहीं, ऐसा भी, ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा। साइंस स्टार्ट विद फैक्ट, ठीक है, यहां पर क्या आना चाहिए? स्टार्ट लिखा हुआ आना चाहिए, पूरा है तो मीनिंग पर ही बेस्ड है। साइंस स्टार्ट्स विद फैक्ट्स बट नॉट विद फैक्ट्स विच हैव। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है? विच हैव। अब ये देखिए जो विच है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है अपने इस एंटीसीडेंट के लिए, और यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। इसी फंक्शन में होता है रिलेटिव प्रोनाउन, आप जानते हैं। अब देखिए हैव जो लिखा है यहां पर, हैव मैं आपको फिर से बता दूं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, लेकिन जब हैव हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब के साथ आई होगी, और मेन वर्ब भी कौन सी वाली? वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली। तो यहां पर क्या 8वां, यहां पर ये ब्लैंक दिया हुआ है, तो 8वें में क्या कोई मेन वर्ब दी है? नो मेन वर्ब नहीं है, नाइदर मेन वर्ब नहीं है, नथिंग भी मेन वर्ब नहीं है, नोर भी मेन वर्ब नहीं है। तो इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला सिनेरियो तो काट दो। अब तो जो आपकी हैव है वो खुद ही मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहां पर ये जो 8वां ब्लैंक है, यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, क्योंकि हैव ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए अपना ऑब्जेक्ट। नो के बारे में बात कर लेते हैं। नो तो भैया एक डिटर्मिनर है, नो लिखा जाता है किसी नाउन के साथ। क्या लिखते हो आप? नो टेंशन, नो प्रॉब्लम लिखते हो आप लिखते हो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो गया नाउन, नो हो गया डिटर्मिनर इस नाउन के लिए। आप लिखते हो नो टेंशन, नो टेंशन, टेंशन हो गया नो, नो हो गया डिटर्मिनर। एक मूवी भी आई थी नो एंट्री, एंट्री हो गया नाउन, नो हो गया डिटर्मिनर। तो ये ऐसा वर्ड है जो नो डिटर्मिनर ये नाउन के साथ यूज होता है। हमें यहां पर डिटर्मिनर तो नहीं चाहिए, हमें तो यहां पे प्रोनाउन चाहिए, नाउन चाहिए, तो नो को तो हटा दो। अब देखो ये जो नोर है ना, नोर ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। फैन बॉयज क्या बताया जाता है आपको? फैन बॉयज बताया जाता है। फोर एंड नोर बट और यट सो। तो ये जो एन है ये नोर के लिए आता है, तो नोर तो एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन भी हमें आनी चाहिए, इसको भी हटा दो। अब देखिए जो नाइदर है ना, नाइदर, इसके बारे में अगर बात करें तो ये थोड़ा सा है जिसको 2 4 5 मिनट देने की आवश्यकता है, क्योंकि नाइदर जो वर्ड है ये डिटर्मिनर भी हो जाता है भैया, और ये प्रोनाउन भी हो जाता है, और ये एडवर्ब भी हो जाता है। और डिटर्मिनर और एडवर्ब होता तो ठीक था, लेकिन ये प्रोनाउन भी हो जाता है, कहीं ये तो नहीं है वो प्रोनाउन जो यहां आना है। तो ये चेक करने के लिए हमें नाइदर वर्ड के तीनों फंक्शन को देखना पड़ेगा, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि नाइदर आना है या नहीं आना है। चलो ठीक है, 2 4 मिनट देंगे, नाइदर को समझ लेंगे, और ऐसे समझ लेंगे कि जीवन भर के लिए क्लियर। देखिए जो नाइदर वर्ड है इसका मीनिंग होता है नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ द टू मतलब दोनों में से कोई नहीं, ये नाइदर का मीनिंग होता है। अब ये नाइदर यूज तभी किया जाएगा जब दो का रिफरेंस हो, जब दो का रिफरेंस हो। दो से ज्यादा का रिफरेंस हो तो आप नाइदर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आइदर और नाइदर दोनों के दोनों ही दो के रिफरेंस में यूज किए जाते हैं। इसका जो पॉजिटिव वर्जन है आइदर, ये भी दो के रिफरेंस में यूज किया जाता है। फिलहाल हम नाइदर पर बात कर रहे हैं, तो नाइदर तक अपनी बातों को सीमित रखेंगे। नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, आइदर का मतलब हो जाता है एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू, ठीक है। और जिस तरह से ये यूज होता है उसी तरह से आइदर भी यूज होता है, बस इसको नेगेटिव में बता रहा हूं, इसको पॉजिटिव में समझ लेना अपने आप ही। अभी जो नाइदर है इसको जैसे मैंने लिखा
आई हैव 2 daughters but neither lives with me. I have 2 daughters but neither lives with me. बट लग गया यहां पर कंजंक्शन और ये लिव्स हो गई यहां पर मेन वर्ब, तो नाइदर यहां पर क्या है, सब्जेक्ट के रूप में लगा है, सब्जेक्ट के रूप में लगा है मतलब प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन ही तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, नाउन का तो यहाँ स्कोप ही नहीं, प्रोनाउन ही कंसीडर करना पड़ेगा। इस प्रकार से नाइदर सेंटेंस में प्रोनाउन की भूमिका में, प्रोनाउन के फंक्शन में आ जाता है। एक सेंटेंस वैसे जैसे मैंने लिखा नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स लाइक्स माई पैशन। ठीक है, अब देखो ये जो ऑफ है ये तो प्रीपोजिशन है और ये जो माई पेरेंट्स है इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका तो वर्ब से कोई लेना देना है नहीं, वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, फिर ये नाइदर अगर सब्जेक्ट के फंक्शन में है तो इट मीन्स इसको प्रोनाउन होना चाहिए, और प्रोनाउन भी है तो कैसा है, सिंगुलर नेचर का है, इसीलिए मैंने इसके साथ लाइक्स लगाया है। लाइक इसके साथ मत लगा देना, नाइदर जब भी सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर ही रहेगा, वो सिंगुलर नेचर का ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में यूज हो जाता है। तो ये हो गया कि नाइदर प्रोनाउन कैसे होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, neither one of them invited me। अब देखो यहां पर ये जो वन है ये प्रोनाउन है, और नाइदर अगर इस प्रोनाउन से पहले लिखा है तो फिर तो डिटरमिनर ही कंसीडर करना पड़ेगा, और ये नाइदर वन पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट हो रहा है इस मेन वर्ब के लिए, तो अब क्या हो गया, नाइदर यहां पर डिटरमिनर हो गया। तो इस तरह से नाइदर डिटरमिनर के फंक्शन में भी आ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, नाइदर माई फादर नोर माई मदर केम टू मीट मी। नाइदर माई फादर नोर माई मदर केम टू मीट मी। तो यहां पर ये जो नोर है ये तो कंजंक्शन के रूप में लगा है, कंजंक्शन ही होता है नोर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो नोर यहां किसे जोड़ रहा है, इस माई मदर को और माई फादर को जोड़ रहा है। ये भी एक नाउन फ्रेज हो गई, ये भी एक नाउन फ्रेज हो गई, दोनों को हमने नोर से जोड़ दिया। अब ये जो नाइदर लगा है इस नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए लगा है या डिटरमाइन करने के लिए लगा है, तो क्या हो गया डिटरमिनर। अगर नाउन से पहले लगाया है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए लगाया, तो क्या कहेंगे, नाइदर को डिटरमिनर कहेंगे। तो इस तरह से नाइदर डिटरमिनर भी बन जाता है किसी नाउन से पहले लग के। अब देखो यहां पर ये जो दैम है ये इनहेरेंट वे में अंडरस्टूडली दो को ही रिफर कर रहा है, दो को ही रिफर कर रहा है, तभी हम नाइदर को यूज कर पाए। अब देखो यहां पर ये जो माई फादर है और माई मदर है मिलके तो दो ही हो गए ना, तो ही हम नाइदर को यूज कर पाए। ठीक है, पिछले सेंटेंस में भी क्या लिखा था मैंने, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स भी दो ही होते हैं, इसीलिए हम नाइदर को यूज कर पाए। यहां पर क्या लिखा था मैंने, आई हैव 2 daughters, दो का रेफरेंस है, इसीलिए हम नाइदर को यूज कर पाए। तो चाहे वो प्रोनाउन बने चाहे वो डिटरमिनर बने, रेफरेंस दो का होना चाहिए, तभी आप नाइदर को यूज कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा का रेफरेंस हो गया तो फिर नाइदर नहीं लगा सकते, उसकी जगह क्या लगाओगे, नन। अब देखो प्रोनाउन, नाइदर कब प्रोनाउन होगा कब डिटरमिनर होगा उस पर बात कर ली। एक दो सेंटेंस एडवर्ब के ही बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा, शी डजंट लाइक रोमांटिक मूवीज, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने लिखा नाइदर डू आई। अब देखो ये जो नाइदर डू आई लिखा है ये एक एडिशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये एडिशनल स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे लिखे हुए सेंटेंस के बाद में। क्या कैसे बनते हैं ये एडिशनल स्टेटमेंट, नाइदर एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है,
डू एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर ये जो आई है क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो पहले एडवर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, मतलब इन्वर्टेड फॉर्म, मतलब इन्वर्जन को यूज कर रहे हैं। एडवर्ब से क्लोज को स्टार्ट किया और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट इन्वर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इस स्ट्रक्चर को, इस एडिशनल क्लोज को हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि जो चीज ये नहीं कर रही वो चीज ये भी नहीं कर रहा। मतलब जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है आई, वो भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है जिस तरह से बिहेव सी कर रही है। या सी अगर किसी चीज को पसंद नहीं करती है तो ये भी पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए एडिशनल स्टेटमेंट, एडिशनल क्लोज लगाए जाते हैं। वहां पर नाइदर एडवर्ब का काम करता है। एक सिचुएशन और है जहां पर मैं नाइदर को एडवर्ब लिखकर बता सकता हूं, फिलहाल मेरे दिमाग में आ रही है तो बता देता हूं। वैसे तो काफी सारी सिचुएशन है भाई, एडवर्ब है तो केवल वही थोड़ी ना यूज हो सकता है जहां पर मैं 2-4 जगह बता दूंगा। मैंने 2-4 सिनेरियो आपको बता दिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट है, जो मोस्टली पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एडवर्ब है तो वो तो और 2-4 जगह और 1-2 जगह यूज हो सकता है। अपनी खोपड़ी लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, बनाओ अपने आप को बेहतर। जैसे मैंने लिखा, she neither listen to me, listens कर दो, she neither listens to me nor appreciate my values। अब देखो नोर कंजंक्शन यहां पर लगा हुआ है। अब नोर कंजंक्शन किससे पहले लगा है, एप्रिसिएट से। ऐसा लगाना भूल गया मैं, नोर कंजंक्शन लगा है एप्रिसिएट से पहले। और एप्रिसिएट क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब हो रही है। कंजंक्शन दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए आया है। किन दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए आया है, इस लिसन्स को और एप्रिशिएट को। भाई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम ऑर्डर की सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, तो दो वर्ब को उसने यहां पर जोड़ दिया, एप्रिशिएट को जोड़ दिया लिसन से। अब ये हो गई एक वर्ब ये हो गई। अब ये तो कंजंक्शन है, दो वर्ब को जोड़ रहा है, लेकिन नाइदर क्या है, नाइदर लगा है इस वर्ब से पहले। इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है तो उसको एडवर्ब भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से नाइदर जो है एडवर्ब भी हो जाता है। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पे। देखिए क्लोज टेस्ट में आपके सामने ये लिखा हुआ है नाइदर। अब नाइदर को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, एक बार देख लो, नजर मार लो कहां बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे, वो तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको, समस्या की बात नहीं है। हम बात कर रहे थे कि ये जो विच लिखा हुआ है ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन गया है, वो भी यहाँ पर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। हमने देखा 8वें के ऑप्शन को तो हमने पाया नो तो एक डिटर्मिनर है, हमें नाउन प्रोनाउन चाहिए, नोर एक कंजंक्शन है, हमें नाउन प्रोनाउन चाहिए। नाइदर डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी होगा तभी, ये इस्तेमाल तभी होगा जब दो का रेफरेंस हो। तो यहां पर दो का तो कोई रेफरेंस है ही नहीं, विच हैव, यहां पर दो का तो रेफरेंस कुछ है ही नहीं। यहां पर साइंस स्टार्ट्स विथ फैक्ट्स बट नॉट विथ फैक्ट्स विच हैव। ठीक है, तो यहां पर जब दो का रेफरेंस ही नहीं है तो ना आप उसको प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं, और डिटर्मिनर और एडवर्ब तो बन ही नहीं सकता है। यहां पर अब बचा हमारा नथिंग। अब देखिए जो नथिंग है ना, ये प्रोनाउन भी हो जाएगा, ये प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन होके जाएगा, प्रोनाउन ही है। ठीक है, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, समवन, नो वन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन ही होते हैं। और ये प्रोनाउन यूज होता है किसी थिंग को रिफर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, नथिंग आना चाहिए। नथिंग क्या है, सीधे सीधे एक रेडीमेड प्रोनाउन है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया नथिंग, टू डू विद ईच अदर, विद प्रीपोजिशन हो गई, ईच अदर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और टू डू लग गया इन्फिनेटिव, किसके लिए, नथिंग के लिए। प्रोनाउन के लिए इन्फिनेटिव लग रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज में आ गया। ठीक है, साइंस स्टार्ट्स विद फैक्ट्स बट नॉट विद फैक्ट्स विच हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, लाइक द फैक्ट्स अबाउट आवर डॉग, क्रिकेट एंड द मुगल रूलर, दीज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, यहां से इसको
इरेज करते हैं और अगले उस पर चलते हैं। ये आ गए। तो कहाँ पहुंच गए हम? मुगल रूलर से आगे। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड। अब देखिए ब्लैंक दिया हुआ है आपको और फिर लिखा है कंजंक्शन। कंजंक्शन यहां पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अपना काम करेगा, उसको देख लेंगे बाद में, लेकिन यहां पर देख लेते हैं कि इस नोवे ब्लैंक में क्या आना चाहिए। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड बाय दैट वे, इन एनी वे, फ्रॉम द साइड, इन एडिशन टू। इन चारों फ्रेजेस को पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर मीनिंग के हिसाब से जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के हिसाब से फिट होगी लगा देंगे। देखिए बाय प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी डूअर को रिफर करने के लिए या ये बताने के लिए कि किसी इस मैनर में ये काम हुआ। जैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो बाय प्रीपोजिशन के बाद क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट को लिख देते हैं, क्योंकि वो उसका डूअर होता है। तो बाय प्रीपोजिशन को लगाया जाता है डूअर को रिफर करने के लिए। या फिर हम लिख देते हैं बाय के साथ किसी भी नाउन को या किसी एक्टिविटी को बताने के लिए कि कोई एक्शन कैसे हुआ। जैसे मैं लिख दूं सी, जैसे मैंने लिखा सी यूज्ड टू ट्रेवल बाय कार। ठीक है, यहां पर ये जो बाय प्रीपोजिशन लगा है इसका ऑब्जेक्ट बनाया कार, कि वो ट्रेवल कैसे करते हैं उनके इस मैनर को रिफर करने के लिए। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सी किल्ड हर नीवर बाय शूटिंग हिम। तो यहां पर बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद लिख दिया मैंने शूटिंग, कि उसने उसको किल्ड कैसे किया। तो बाय दैट वे हम उस मैनर को रिफर करने के लिए लिख देते हैं। तो दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड बाय दैट वे, क्या हम उस मैनर को रिफर कर रहे हैं कि वो इस मैनर में रिलेटेड नहीं होते? नहीं, मीनिंगफुल नहीं है। और फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो अभी इसको सस्पेक्ट में डाल देते हैं, संदेह में डाल देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इन एनी वे लगा हुआ है। इन एनी वे का मतलब लगा हुआ है, इन एनी वे का मतलब होता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखिए मैं यहां पर इसको लिख के बता देता हूं, अच्छी फ्रेज है, इन एनी वे। इन एनी वे ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसका मतलब होता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन या एनी अंडर एनी सिचुएशन या अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सिचुएशन लिखी हुई है ना। इन एनी वे का मतलब अंडर एनी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन, इस मीनिंग को रिफर करता है इन एनी वे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे। इन एनी वे यहां पर मीनिंगफुल हो रहा है। ठीक है, इन एनी वे यहां पर मीनिंगफुल हो रहा है। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड अंडर एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में जो फैक्ट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं। ठीक है, फ्रॉम द साइड, अभी हाँ हमें लगा कि ये मीनिंगफुल हो रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फ्रॉम द साइड, अब देखिए फ्रॉम लगाया जाता है किसी सोर्स को रिफर करने के लिए। फ्रॉम द साइड अगर आपको फ्रेज लिखी हुई मिलेगी कहीं तो किस तरह के सेंटेंस में किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए लिखी हुई मिलेगी, जरा इसको देखेंगे तो हम पाते हैं कि जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, द डील इज क्लोज्ड फ्रॉम हर साइड। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, द टैंक इज लीकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द वॉल। ठीक है, इस तरह से हम जो है फ्रॉम के साथ द साइड को यूज कर सकते हैं, फ्रॉम द साइड ऑफ द वॉल। तो यहां पर फ्रॉम क्या है? सोर्स को, ओरिजिन पॉइंट को रिफर कर रहा है कि वॉल, ये आपकी वॉल है तो यहाँ के कहीं साइड से जो है निकल रहा है। और फ्रॉम हर साइड का मतलब जानते हैं कि उसके पर्सपेक्टिव से, उसके एंगल से, यहाँ पर एंगल को या पर्सपेक्टिव को रिफर कर रहा है कि उसके एंगल से, उसके पर्सपेक्टिव से जो है डील खत्म हो गई है। तो इस तरह से फ्रॉम द साइड का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर तो ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं क्या, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड फ्रॉम द साइड? नहीं, मीनिंगफुल ही नहीं हो रहा,
क्योंकि अगर आपने लिख भी दिया फ्रॉम द साइड, तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि किसकी साइड की बात हो रही है। अगर आपने फ्रॉम द साइड लिख भी दिया तो साइड के साथ लिखा हुआ भी तो होना चाहिए था, फ्रॉम द साइड ऑफ समथिंग, वो भी नहीं लिखा हुआ, तो ये भी मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। देखिए ये जो इन एडिशन टू है ना, ये इन एडिशन टू तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये तो वैसे ही नहीं आएगा यहाँ, ये तो किसी कीमत पे नहीं आएगा। इसका मैं फंक्शन आपको समझा देता हूँ, ये बढ़िया प्रीपोजिशन है, बहुत जगह ये यूज होगी। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स या एज वेल एज, या तीनों, ये जो तीनों जो मैंने फ्रेज लिखी है, बिसाइड्स भी एक प्रीपोजिशन है, एज वेल एज भी एक प्रीपोजिशन के सिमिलर मीनिंग में होती है, और इन एडिशन तो प्रीपोजिशन है ही। क्या लगा है? टू लगा है प्रीपोजिशन, है ना, ये टू प्रीपोजिशन लगा है ना यहाँ पर, और इन प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन, और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज से जोड़ने के लिए टू लगा है किसी नाउन को। आप सोचिए, इस पूरी को कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज इस टू की वजह से। टू अपने बाद लिखे जाने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ देगा। किससे जोड़ेगा? एडिशन से। और एडिशन किससे जुड़ रहा है? इनके द्वारा जुड़ रहा है, वो किसी और नाउन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। तो ये सेंटेंस में यूज, ये यहां पर इसका कोई इस्तेमाल है नहीं, हमें यहां पर प्रीपोजिशन थोड़ी चाहिए, हमें यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। प्रीपोजिशन चाहिए होती तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता, कोई नाउन लिखा होता, हमारा तो कंजंक्शन लिखा है, तो इन एडिशन टू भी नहीं आएगा। इन एनी वे ज़्यादा मीनिंगफुल हो रहा है, बाय डैट वे का भी कोई मीनिंग, कोई लॉजिक बन नहीं रहा। ये हो गया हमारा नवा ऑप्शन। अगले पर चल लेते हैं। एंड सो हैव नथिंग। देखिए अभी आपको मैंने यहां पर पढ़ाया था, यहां पर क्या पढ़ा था आपने? नथिंग लगाया था 8वें ऑप्शन में, नथिंग टू डू विद। ये नथिंग टू डू विद, ये आपको एक्चुअली में पूरी की पूरी एक फ्रेज कई बार लिखी हुई मिलेगी। इस फ्रेज पर जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। बी, वॉन्ट या हैव, वी, वॉन्ट या हैव, ये तीनों वर्ब मिलेंगी, और इसके साथ लिखी हुई मिलेगी आपको नथिंग, और फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा, नथिंग के बाद लिखा हुआ मिलेगा एक इन्फिनेटिव टू डू, फिर उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा विद। और विद चूंकि प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन के बाद कोई भी इसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, और वो ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये आपको लिखी हुई मिलेगी। ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से लिखी हुई मिलेगी। जैसे मैंने लिखा वी हैव नथिंग टू डू विद योर फैमिली, लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए बी, वॉन्ट या हैव प्लस नथिंग टू डू विद, और विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस पूरी स्ट्रक्चर का या इस पूरी वर्ब फ्रेज का या जो भी फ्रेज है ये, आप इसका मीनिंग क्या होता है? ये रिफर क्या करती है? किस मीनिंग पे, किस फंक्शन में, किस चीज को रिफर करती है? ये रिफर करती है कि नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, ठीक है, या नॉट रिलीवेंट, नॉट रिलीवेंट टू या विद समथिंग। जैसे हम कह रहे हैं ना, वी हैव नथिंग टू डू विद योर फैमिली, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? वी आर नॉट कनेक्टेड, है ना। रिलीवेंट की जगह इन्वॉल्व लिखो, इन्वॉल्व ज्यादा सही वर्ड है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? वी हैव नथिंग टू डू विद योर फैमिली से वी आर नॉट कनेक्टेड टू योर फैमिली, हमारा तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। या वी आर नॉट इन्वॉल्व, वी आर नॉट इन्वॉल्व विद योर फैमिली, ये तो कहना चाह रहे हैं। अब इसकी जगह हैव भी आ सकती है,
और यहाँ पर आप वांट भी लिख सकते थे और यहाँ पर आप बी की कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, लगभग एक ही जैसा मीनिंग आएगा। वी हैव नथिंग टू डू विद योर फैमिली, वी वॉन्ट नथिंग टू डू विद योर फैमिली, वी आर या वर नथिंग टू डू विद योर फैमिली, तीनों आ सकते हैं, लगभग लगभग एक जैसा ही मीनिंग आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा वर्ब की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रहा है, कंटेक्स्ट थोड़ा सा बदल जा रहा है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग यही है। तो ये आपके सामने पूरी की पूरी ऐसे लिखी हुई आती है, जहाँ भी लिखी हुई आए तो इसको समझना। वैसे ही लिखी है आपके सामने, सो हैव नथिंग। अब नथिंग के बाद क्या लिखा है, नथिंग टू लाई विथ साइंस, नहीं, नथिंग टू स्पीक विथ साइंस, मीनिंगफुली नहीं है ये तो, नथिंग टू स्लीप, नथिंग टू डू विथ साइंस। वो कहना ये चाह रहा है, अगर आप मीनिंग निकाल के देखो, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे एंड सो हैव नथिंग टू डू विथ साइंस, कि ये जो फैक्ट्स हैं ये एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, इनमें कुछ है ही नहीं, ऐसा कनेक्शन ही नहीं है, तो इसीलिए इनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, साइंस से कनेक्टेड नहीं है, साइंस के साथ ये इन्वॉल्व नहीं है ना। सो हैव नथिंग टू डू विथ साइंस, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, डू हो जाना चाहिए। टू स्पीक, टू लाई, टू स्लीप, तीनों के तीनों इन्फिनिटिव हो रहे थे, लेकिन तीनों ही गलत लगाए हुए थे। ये आपके हो गया पहला क्लोज टेस्ट। इतनी ही डिटेल में हम बातें करेंगे। ये जो क्लोज टेस्ट आपके सामने दिया हुआ था, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड था, हिस्ट्री के फैक्ट्स को यूज किया गया था और मीनिंग बेस्ड था। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्लोज टेस्ट आपके सामने आते हैं, मैं फिर दोबारा से आपके सामने ये बात दोहरा रहा हूं कि ये जो क्लोज टेस्ट एग्जाम में आपके आते हैं, ये आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट और आपका जो मीनिंग है ओवरऑल, किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर, किसी पैसेज को पढ़कर आप क्या मीनिंग कन्वे करते हैं, क्या मीनिंग आपके दिमाग में छपता है, उस मीनिंग का और आपके ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग का इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो सिंटैक्स भी आपकी हेल्प करेगा, ग्रामर की स्ट्रक्चर, ग्रामर की स्किल्स भी आपकी हेल्प करेंगी और मीनिंग भी आपकी हेल्प करेगी। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप एनसीईआरटी की, चूँकि मैं एनसीईआरटी इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसके थ्रू आपकी जीके भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं इंग्लिश में लिखी हुई, तो आपकी जीके भी इम्प्रूव होगी और यहाँ कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले नए क्लोज टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।